कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। कथा सुधा में आज हम लेकर आए हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी सुखमय जीवन। सुखमय जीवन व्यवहारिक ज्ञान के एक ऐसे कोण पर प्रकाश डालती है कि सुनने वाले पढ़ने वाले अंत तक कहानी से बंधे रहते हैं और जब कहानी समाप्त होती है तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान खिल जाती है। तो आइए आज सुनते हैं इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। जयदेव ने LLB की परीक्षा दी है और परिणाम का इंतजार कर रहा है। तरह तरह के विचारों से सिर घूमने लगता है तो वो अपनी साइकिल उठाकर खेतों की हवा खाने निकल पड़ता है। 3-4 मील जाने के बाद उसे शांति मिलती है, तभी अचानक बाइसिकल की फूंक निकल जाती है, यानी बाइसिकल पंचर हो जाती है। मुलाकात होती है एक कन्या से। कन्या उसे अपने चाचा जी के घर ले जाती है। मैं जयदेव शरण वर्मा हूँ, आपके चाचा जी। ओहो, बाबू जयदेव शरण वर्मा BA, जिन्होंने सुखमय जीवन लिखा है। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। आपको पता है, मैंने आपकी पुस्तक पढ़ी है और चाचा जी तो उसकी प्रशंसा किए बिना एक दिन भी नहीं जाने देते। वो आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। बिना भोजन किए तो आपको जाने ही नहीं देंगे। और आपके ग्रंथ को पढ़ने से हमारा परिवार सुख कितना बड़ा है, मैं इस पर तो कम से कम 2 घंटे तक व्याख्यान देंगे ही। अब चाचा जी के घर जाकर क्या होता है, आइए सुनते हैं। किसी भी स्त्री के सामने उसके नैहर की बड़ाई कर दे और लेखक के सामने उसके ग्रंथ की। ये प्रिय बनने का अमोघ मंत्र है। जिस साल BA पास किया था उस साल जयदेव को कुछ लिखने की धुन लगी थी। लॉ कॉलेज के फर्स्ट ईयर में सेक्शन और कोड की परवाह न करके एक सुखमय जीवन नाम की पोथी लिख चुका था। समालोचकों ने आड़े हाथों लिया था और वर्ष भर में 17 प्रतियां बिकी थीं। आज बड़ी कदर हुई कि कोई उसका सराहने वाला तो मिला। इतने में जयदेव और कमला बरामदे में पहुंचे, जहां पर कंटोप पहने दाढ़ी रखे एक अधेड़ महाशय कुर्सी पर बैठे पुस्तक पढ़ रहे थे। बालिका बोली, चाचा जी, आज आपके बाबू जयदेव शरण वर्मा BA को साथ लेकर आई हूँ। अच्छा? इनकी बाइसिकल बेकाम हो गई है। अपने प्रिय ग्रंथकार से मिलाने के लिए कमला को धन्यवाद मत दीजिए, बल्कि दीजिए धन्यवाद इनके पंप भूल आने को। वृद्ध ने जल्दी ही चश्मा उतारा और दोनों हाथ बढ़ाकर अपने प्रिय जयदेव महोदय से मिलने के लिए पैर बढ़ा दिए। कमला, जरा जल्दी अपनी माता को बुला ला। अरे आइए बाबू साहब, आइए। जी नमस्ते। मुझे आपसे मिलने की बड़ी उत्कंठा थी। मैं गुलाब राय वर्मा हूँ जी। पहले कमिश्नरेट में हेड क्लर्क था। अब पेंशन लेकर इस एकाकी स्थान में रहता हूँ। 2 गौ रखता हूँ और कमला और उसके भाई प्रबोध को पढ़ाता हूँ। अच्छा। मैं ब्रह्म समाजी हूँ। मेरे यहाँ पर्दा नहीं है। कमला ने हिंदी मिडिल पास कर लिया है। हमारा समय शास्त्रों को पढ़ने में बीतता है। मेरी धर्म पत्नी भोजन बनाती और कपड़े सी लेती है। मैं उपनिषद और योग वशिष्ठ का तर्जुमा पढ़ा करता हूँ। स्कूल में लड़के बिगड़ जाते हैं, प्रबोध को इसीलिए घर पर पढ़ाता हूँ। अच्छा। इतना परिचय दे चुकने पर वृद्ध ने श्वास लिया। जयदेव को इतना ज्ञान हुआ कि कमला के पिता
उन्हीं की जाति के हैं। जो कुछ उन्होंने कहा था उसकी ओर तो जयदेव के कान नहीं थे। हाँ, कान उधर थे जिधर से माता को लेकर कमला आ रही थी। आपका ग्रंथ बड़ा ही अपूर्व है। जी धन्यवाद। दाम्पत्य सुख चाहने वालों के लिए लाख रुपए से भी अनमोल है। धन्य है आपको। स्त्री को कैसे प्रसन्न रखना, घर में कलह कैसे नहीं होने देना, बाल बच्चों को क्यों कर सच्चरित्र बनाना, इन सब बातों में आपके उपदेश पर चलने वाला पृथ्वी पर ही स्वर्ग सुख भोग सकता है। पहले कमला की माँ और मेरी कभी कभी खटपट हो जाया करती थी। उसके ख्याल अभी पुराने ढंग के हैं। जी जी। पर जब से मैं रोज भोजन पीछे आध घंटे तक आपकी पुस्तक का पाठ सुनाने लगा हूँ, तब से हमारा जीवन हिंडोले की तरह झूलते झूलते बीतता है। जयदेव को कमला की माँ पर दया आई, जिसको वो कूड़ा करकट रोज सुनना पड़ता होगा। जयदेव की तूती बोलने लगती। आपको गृहस्थ जीवन का कितना अनुभव है जी। आप सब कुछ जानते हैं। भला इतना ज्ञान कभी पुस्तकों में मिलता है? कमला की माँ कहा करती थी कि आप केवल किताबों के कीड़े हैं, सुनी सुनाई बातें लिख रहे हैं। हाँ। मैं बार बार ये कहता था कि इस पुस्तक के लिखने वाले को परिवार का खूब अनुभव है। मगर धन्य है आपकी सहधर्मिणी जी। आपका और उसका जीवन कितना सुख से बीतता होगा। और जिन बालकों के आप पिता हैं वे कैसे बड़भागी हैं कि सदा आपकी शिक्षा में रहते हैं। सुनिए। और आप जैसे पिता का उदाहरण देखते हैं। क्या ओ। जयदेव के मन में आया कि कह दूं कि अभी मेरा 25वां वर्ष चल रहा है। कहाँ का अनुभव और कहाँ का परिवार। फिर सोचा कि ऐसा कहने से ही वृद्ध महाशय की निगाहों से उतर जाऊंगा। कमला की माँ सच्ची हो जाएगी कि बिना अनुभव के छोकरे ने गृहस्थ के कर्तव्य धर्मों पर पुस्तक लिख मारी है। ये सोचकर जयदेव मुस्कुरा दिया और ऐसा मुंह बनाने लगा कि वृद्ध ने समझा कि अवश्य संसार समुद्र में गोते मारकर नहाया हुआ है ये जयदेव। वृद्ध ने उस दिन जयदेव को जाने नहीं दिया। कमला की माता ने प्रीति के साथ भोजन कराया और कमला ने पान ला कर दिया। न अब काला नगर की मलाई की बर्फ याद आ रही थी, न सन के मित्र की। चाचा जी की बातों में ही फी सैकड़े 70 तो जयदेव की पुस्तक और उनके रामबाण लाभों की प्रशंसा थी, जिसको सुनते सुनते जयदेव के कान दुख गए। फी सैकड़े 25 वो जयदेव की प्रशंसा और पति जीवन पितृजीवन की महिमा गा रहे थे। काम की बात बस 20वां हिस्सा थी, जिससे मालूम पड़ा कि अभी कमला का विवाह नहीं हुआ है। उसे अपने फूलों की क्यारियों को संभालने का बड़ा प्रेम है। सखी के नाम से महिला मनोहर मासिक पत्र में लेख भी लिख दिया करती है। सायकाल को जयदेव बगीचे में टहलने निकला। देखता क्या है, एक कोने में केले के झाड़ों के नीचे मोतिये और रजनीगंधा की क्यारियां हैं और कमला उसमें पानी दे रही है। सोचा कि यही समय है, आज मरना है या जीना है। उसको देखते ही जयदेव के हृदय में प्रेम की अग्नि जल उठी और दिन भर वहां रहने से वो धधकने लग गई थी। 2 ही पहर में जयदेव बालक से युवा हो गया था। अंग्रेजी महाकाव्यों में, प्रेममय उपन्यासों में और कोर्स के संस्कृत नाटकों में जहां जहां प्रेमिका प्रेमी का वार्तालाप पढ़ा था, वहां वहां का दृश्य स्मरण करके वहां वहां के वाक्यों को घोंक रहा था। पर यह निश्चय नहीं कर सका कि इतने थोड़े परिचय पर बात कैसे करनी चाहिए। अंत में अंग्रेजी पढ़ने वाले की धृष्टता ने आर्य कुमार की शालीनता पर विजय पाई और चपलता कहिए, बेसमझी कहिए, ढीठपन कहिए, पागलपन कहिए, दौड़कर कमला का हाथ पकड़ लिया। उसके चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई। डोलची उसके हाथ से गिर पड़ी और जयदेव ने उसके कान में कहा, आपसे एक बात कहनी है। क्या? यहाँ भला कहने की कौन सी बात है?
जब से आपको देखा है तब से। बस चुप करो, ऐसी धृष्टता। अब वचन प्रवाह उमड़ चुका था। जयदेव स्वयं नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा है, पर लगा बकने। सुनिए तो। प्यारी कमला, तुम मुझे प्राणों से बढ़कर हो। प्यारी कमला, मुझे अपना भ्रमर बनने दो। मेरा जीवन तुम्हारे बिना मरुस्थल है, उसमें मंदाकिनी बनकर बहो। मेरे जलते हुए हृदय में अमृत की पट्टी बन जाओ। जब से तुम्हें देखा है मेरा मन मेरे अधीन नहीं है। मैं तब तक शांति न पाऊंगा जब तक तुम। आपको ऐसी बातें कहते लज्जा नहीं आती? धिक्कार है आपकी शिक्षा को, धिक्कार है आपकी विद्या को। इसी को आपने सभ्यता मान रखा है कि किसी अपरिचित कुमारी से एकांत ढूंढकर ऐसा घृणित प्रस्ताव करे? तुम्हारा ये साहस कैसे हो गया? तुमने मुझे क्या समझ रखा है? सुखमय जीवन का लेखक और ऐसा घृणित चरित्र? चुल्लू भर पानी में डूब मरो, अपना काला मुंह मत दिखाओ। अभी अभी चाचा जी को बुलाती हूँ। जयदेव बस सुनता जा रहा था। सोचने लगा, क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ? ये अग्निवर्षा किस अपराध पर? तो फिर जयदेव ने भी हाथ नहीं छोड़ा। कहा, सुनो कमला, यदि तुम्हारी कृपा हो जाए तो सुखमय जीवन। देखा तेरा सुखमय जीवन जी। आस्तीन के सांप पापात्मा। मैंने साहित्य सेवी जानकर और ऐसे उच्च विचारों का लेखक समझकर तुझे अपने घर में घुसने दिया और तेरा विश्वास और सत्कार किया। प्रच्छन्न पापिन, वक्दंभिक, बिडाल वर्तक, मैंने तेरी सारी बातें सुन ली है। चाचा जी आकर लाल लाल आंखें दिखाकर क्रोध से कांपते हुए कहने लगे, शैतान, तुझे यहाँ आकर माया जाल फैलाने का स्थान मिला। उफ, मैं तेरी पुस्तक से चला गया। पवित्र जीवन की प्रशंसा में फॉर्मों के फॉर्म काले करने वाले तेरा ऐसा हृदय जी, कपटी विष के घड़े। उनका धारा प्रवाह बंद ही नहीं होता था। पर कमला की गालियां और थीं और चाचा जी की और। फिर तो जयदेव ने भी गुस्से में आकर कहा, बाबू साहब, जबान संभाल कर बोलिए। आपने अपनी कन्या को शिक्षा दी है और सभ्यता सिखाई है। मैंने भी शिक्षा पाई है और कुछ सभ्यता सीखी है। आप धर्म सुधारक हैं। यदि मैं उसके गुण रूपों पर आसक्त हो गया तो अपना पवित्र प्रणय उसे क्यों न बताऊं? पुराने ढर्रे के पिता दुराग्रही होते सुने गए हैं। आपने क्यों सुधार का नाम लजाया है? तुम सुधार का नाम मत लो, तुम तो पापी हो। सुखमय जीवन के कर्ता होकर। अरे भाड़ में जाए सुखमय जीवन, उसी के मारे नाको दम है। सुखमय जीवन के कर्ता ने क्या ये शपथ खा ली है कि जन्म भर कुंवारा ही रहे? क्या उसे प्रेम भाव नहीं हो सकता? क्या उसमें हृदय नहीं होता? जीवन भर कंवारा है? काहे की? मैं तो आपकी पुत्री से निवेदन कर रहा था कि जैसे उसने मेरा हृदय हर लिया है, वैसे यदि अपना हाथ मुझे दे दे तो उसके साथ सुखमय जीवन के उन आदर्शों का प्रत्यक्ष अनुभव करूं जो अभी तक मेरी कल्पना में है। पीछे हम दोनों आपकी आज्ञा मांगने आते। आप तो पहले ही दुर्वासा बन गए। तो आपका विवाह नहीं हुआ है? नहीं। आपकी पुस्तक से तो जान पड़ता है कि आप कई वर्षों से गृहस्थ जीवन का अनुभव रखते हैं। तो कमला की माता ही सच्ची थी। हाँ, ये बात सही है कि कमला की माता सच्ची थी। इतनी बातें हुई थी, पर न मालूम क्यों कमला का हाथ नहीं छोड़ा था जयदेव ने। इतनी गर्मी के साथ शास्त्रार्थ हो चुका था, परंतु वो हाथ जो क्रोध के कारण लाल हो गया था, जयदेव के हाथ में ही पड़ा हुआ था। अब उसमें सात्विक भाव का पसीना आ गया था और कमला ने लज्जा से आंखें नीची कर ली थीं। विवाह के पीछे कमला कहा करती थी, नामालूम विधाता की किस कला से उस समय मैंने तुम्हें झटक कर अपना हाथ नहीं खींच लिया। कमला के दोनों हाथों को खींचकर जयदेव ने अपने दोनों हाथों के संपुट में ले लिए और कमला ने उसे हटाया नहीं और इस तरह चारों हाथ जोड़कर वृद्ध से कहा,
चाचा जी, उस निकम्मी पोथी का नाम मत लीजिए। बेशक कमला की माँ सच्ची हैं। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक पहचान सकती हैं कि कौन अनुभव की बातें कह रहा है और कौन हाँक रहा है। आपकी आज्ञा हो तो कमला और मैं दोनों सच्चे सुखमय जीवन का आरंभ करें। क्यों नहीं? 10 वर्ष पीछे मैं जो पोथी लिखूंगा उसमें किताबी बातें ना होंगी, केवल अनुभव की बातें होंगी। ये बात तो है। वृद्ध ने जेब से रुमाल निकालकर चश्मा पोंछा और अपनी आंखें पोंछी। आंखों पर कमला की माता के विजयी होने के क्षोभ के आंसू थे या घर बैठी पुत्री को योग्य पात्र मिलने के हर्ष के आंसू, राम जाने। दोनों मेरे पीछे पीछे चले आओ। कमला, हाँ? तेरी माँ ही सच कहती थी। वृद्ध बंगले की ओर चलने लगे। उनकी पीठ फिरते ही कमला ने आंखें मूंद कर जयदेव के कंधे पर सिर रख दिया। अभी आप सुन रहे थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कहानी सुखमय जीवन का दूसरा और अंतिम भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है: जयदेव जयंत पात्रीकर, कमला नेहा शर्मा, चाचा जी श्याम, सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।